हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन टू लाइन एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 54 54 नंबर का पार्ट है और इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उच्चतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो टॉप एमसीक्यूज हैं और साथ में आपकी एनसीईआरटी में जो थ्योरी दे रखी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक। ये लेक्चर आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी, लैब असिस्टेंट, केवीएस पीजीटी बायोलॉजी, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, इसको हम आगे और अच्छे से कोशिश करेंगे करने का। इसकी हम बात करें तो ये होता है आपका दो प्रकार का। ठीक है, एक तो होता है एक्सटर्नल होता है और एक होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है जो कि आपकी प्लांट के अंतर्गत पाया जाता हो। इंटरनली प्लांट के अंतर्गत या प्लांट के अंदर कुछ इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंस इंटरनली, प्रेजेंस इन प्लांट इंटरनली। यानी कि ये जो कारक होते हैं प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं, जो इंटरनल फैक्टर की हम बात करें। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जो कि बाह्य रूप में होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, CO2 हो गई, H2 हो गया। तो ये ऐसे आपकी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो प्लांट के बाहर होते हैं। इंटरनल फैक्टर वे होते हैं जो प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता तो वो हमारे फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में हमने C3, C4 और फोटो रेस्पायरेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें बात करते हैं, जो इंटरनल की हम बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। इंटरनल में देखो सबसे पहले क्या आता है? इंटरनल में सबसे पहले आता है साइज ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ती की जो साइज, आकार, साइज ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ। दूसरा जगह एज ऑफ लीफ, लीव्स कर देते हैं यहां पर, क्योंकि सभी पत्तियों की बात कर रहे हैं ना, लीव्स हो जाएगा। लीव्स, एज ऑफ लीव्स। देखो, साइज बड़ी पत्तियां जो होती है उसको अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है, उस कारण प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। एज यानी कि पत्तियां जो नई होती है वो अधिक प्रकाश संश्लेषण करती है, पुरानी पत्तियां वो थोड़ा सा कम करती है। तो ये भी इसमें इफेक्ट करता है। इसके अलावा हम बात करें तो एज ऑफ लीव्स हो गया। एक ओरिएंटेशन और होता है, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। ओरिएंटेशन मतलब दिशा किस प्रकार की उसकी, अगर प्रकाश की तरफ दिशा तो अधिक प्रकाश प्राप्त कर देगी, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। इसके अलावा हम बात करें तो अलग जो नेक्स्ट देखें तो इसमें आपका हो जाएगा एक क्लोरोप्लास्ट भी हो जाता ना, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, एक मीजोफिल सेल्स हो जाएगी। देखिए यहां पर मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स होती है, ये भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। एक हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है, ये भी प्रभावित करता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो कारक होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आंतरिक कारक होते हैं। इनके बारे में आपके एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप इनमें इनके जो नाम है इनसे भी पता कर सकते हैं कि उसकी साइज है वो किस प्रकार से इफेक्ट करती है, एज किस प्रकार से इफेक्ट करती है, ओरिएंटेशन है, मीजोफिल सेल्स है। अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, और क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। तो ये प्रभावित करते हैं। हमें डिटेल से जो आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो हमें एक्सटर्नल के अंतर्गत दे रखा है, जो कि आपकी डिटेल से दे रखा है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका लाइट। सबसे पहले हाँ चलो पेन यहां पर हम दूसरा ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है लाइट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की सांद्रता, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की सांद्रता। इसके बाद में एक आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है। एक लाइट हो गया, एक CO2 हो गया, और एक आपका वाटर हो गया, और एक जो होता है आपका अंतिम वो हो जाएगा टेम्परेचर। इसके बारे में भी आपकी जो है एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखा है। तो एनसीईआरटी में आपको लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर, टेम्परेचर, इनके बारे में डिटेल से दे रखा है, तो इनको हम यहाँ पर डिटेल से बात करें, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल जो कि पत्ती के अंदर उपस्थित होते हैं, और जो इंटरनली क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक चीज और यहाँ पर लिख लेना आप लोग, इनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ, ठीक है, इनकी जो ग्रोथ होती है, एक तो ग्रोथ, दो चीजें होती हैं, एक ग्रोथ और एक होती है आपका जीनस। ये जीनस ही क्या करते हैं, इस ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे माता पिता अगर लंबे होते हैं तो माता पिता की जो नई संतान होती है तो वो भी लंबी पैदा होती है, क्योंकि उसके जिन्स जो होती हैं, जिन्स में जो गुणसूत्र होते हैं वो आगे ट्रांसफर होते हैं। उसी प्रकार से प्लांट में भी क्या होता है, इनमें जो ग्रोथ, जो जीनस होते हैं ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो ग्रोथ है उसको निर्धारित करते हैं। तो ग्रोथ एंड जो जीनस होते हैं ये भी क्या करते हैं, हम बात करें तो ये भी इसको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करेंगे। इनके ऊपर डिपेंड करता है जो इंटरनल फैक्टर होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं इस पे डिपेंड करते हैं जीनस के ऊपर, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, जीनस पर डिपेंड करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीजें, तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का मैटर है तो उसमें और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रख लेना। अब हमें इनको डिटेल से पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक निकल करके आता है वो है लाइट। लाइट, अब देखिए लाइट में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए लाइट क्वालिटी, मेन तो वही आता है, लाइट क्वालिटी है। इसके अलावा हम बात करें लाइट इंटेंसिटी है, एक होता है लाइट ड्यूरेशन है। ये तीन चीजें जो होती हैं लाइट से संबंधित, ये तीनों ही आपके प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम लाइट की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। लाइट क्वालिटी, लाइट क्वालिटी, एक मिनट देखिए, लाइट टेम्परेचर इनको पढ़ने से पहले एक आपकी रूल दे रखा है ब्लैकमैन का, ब्लैकमैन लॉ, या इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर रूल भी कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर रूल भी कहा जाता है, या कहें तो सीमाकारी कारक सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, एक मिनट, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में इस प्रकार से कुछ पत्तियां निकली हुई है, ठीक है। इधर से निकाल देते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा
अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं, जिसको देखने में भी सुंदर लगे और हमें समझने में भी आसानी हो। ये मान लीजिए कोई पादप है, ठीक है, ठीक है, ये कोई पादप है और इससे जड़ें निकली हुई हैं। इसको हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते, ये ले लेते। ये आपकी सोइल है, ठीक है, ये सोइल है और सोइल में उपस्थित है, देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिनको प्लांट्स है वो ऑब्जर्वेशन करता है, कैल्शियम वगैरह ये सभी उपस्थित होते हैं। और प्लांट जो होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की, इसकी ग्रोथ होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये करती है डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट की ग्रोथ होती है, ये न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है, कितने न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कौन अवशोषित करता है उसके आधार पर। अब होता क्या है कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स इसको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका मैग्नीज आयन होता है, इस मैग्नीज आयन की यहाँ पर डेफिशिएंट हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। मैग्नीज आयन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ये सभी तो इसको मिल रहे हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम नहीं मिल रहा। तो ये मैग्नीशियम जो होता है, ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ का निर्धारण करेगा। जो प्लांट है, इसकी ग्रोथ का निर्धारण कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डिटरमाइंड बाय ए मिनरल न्यूट्रिएंट विच वाज प्रेजेंट इट डेफिशिएंट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिटरमाइन बाय जो ग्रोथ होती है, इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डिटरमाइन, ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन बाय ए मिनरल न्यूट्रिएंट्स, determined by mineral nutrients which was present presence minimum value, which was presence in its deficient value या minimum value, presence in its डेफिशिएंट वैल्यू। यानी कि जो प्लांट के अंदर जितने भी ये कारक, ये न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा कारक जो कि बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है, डेफिशिएंट वैल्यू के रूप में उपस्थित होता है, जैसे यहाँ पर मैग्नीज है, ठीक है। तो ये जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, वो ही क्या करेगा, इसकी ग्रोथ का निर्धारण करेगा। यानी कि इसकी ग्रोथ का निर्धारण यहाँ पे मैग्नीज करेगा। और ये डेफिशिएंट वैल्यू के रूप में जो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होता है, ये किस रूप में कार्य करता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स या लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है, इनमें यहाँ पर कौन सा लिया हमने, मिनरल न्यूट्रिएंट्स Mn लिया है। तो Mn यहाँ पर लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करेगा, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किस प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई ना। तो लॉ ऑफ जो लिमिटिंग फैक्टर है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये आगे थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में मैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और ये 1905 में जो डिस्कवर या खोज की थी, वो किसने की थी, ब्लैकमैन ने ये इसकी खोज की। तो ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये किसी एक प्रोसेस, जो फिजियोलॉजिकल कोई भी एक प्रोसेस है, उसके लिए लागू होता है। मैं इसको आपको समझा देता हूं और आगे एनसीईआरटी में जो लिखा वो चीज आपको मैं बताने वाला हूं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक बॉक्स सा बना लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, यहां पर देखिए टेम्परेचर है, CO2 सांद्रता है, इसके अलावा लाइट है, और क्या क्या चाहिए प्लांट को, टेम्परेचर है, CO2 सांद्रता है, लाइट है, ये चीजें उपस्थित है। मान लीजिए तीनों को ही हम लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है, ये बहुत ही कम है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम है, CO2 की सांद्रता अधिक है, लाइट भी अधिक प्राप्त हो रही है। तो इन तीनों चीजों की हम बात करें तो इसको जो चीजें आवश्यक थी फोटोसिंथेसिस के लिए, पीएस के लिए प्लांट को, वो सभी चीजें मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट होती है या प्रकाश संश्लेषण की दर है, वो कौन निर्धारित करेगा, जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर सबसे कम मात्रा में टेम्परेचर है, तापमान है, तो ये टेम्परेचर इस फोटोसिंथेसिस के रेट का निर्धारण करेगा, या जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका निर्धारण करने का काम टेम्परेचर करेगा। तो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये क्या कहता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जितने भी जो फैक्टर होते हैं, उनमें से जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या करेगा, उस फोटोसिंथेसिस के रेट का निर्धारण करेगा। ये आपका लिमिटिंग फैक्टर कहता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको ये लाइट के बारे में बता देता हूँ। लाइट वाला हम लाइट क्वालिटी देख रहे थे, तो लाइट क्वालिटी के अंतर्गत देखिए ये वाला लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी के अंतर्गत आपको क्या याद रखना, एक तो आपको जो लाइट की जो रेंज क्या होती है इसकी, देखिए कोई भी प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, इस प्लांट को यहां से सन से, सूर्य से क्या हो रही है, ऊर्जा या हम कह सकते हैं लाइट प्राप्त हो रही है, ठीक है। और लाइट कौन सी प्राप्त होती है, तो ये एक 400 नैनोमीटर से इसकी रेंज होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट इसे प्राप्त होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट प्राप्त होती है, जिसे हम विजिबल रेंज भी कहते हैं, इसे विबगोर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, विजिबल रेंज भी कह देते हैं, और इसे विबग्योर भी कहा जाता है। विबग्योर, ये आपकी जो कलर है ना, इनके नाम है, विबग्योर के द्वारा याद रख सकते हैं, ठीक है। इन जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही होता है। इसे एक नाम और दिया जाता है, पार। ये बहुत ज्यादा बार यूज किया जाता है, जो पार शब्द होता है ना, ये लाइट है, इसको प्राप्त होती है। तो पार की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये लाइट इसको प्राप्त होती है जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस कौन से कलर में होता है, तो ये भी लाइट क्वालिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहां पर हम इसको भी लिख देते हैं, देखिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये आपका होता है, आपका एक तो ब्लू कलर में होता है, ब्लू एंड रेड कलर में, ब्लू एंड नीले और लाल कलर में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अब एक ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे कम प्रकाश कहां पर होता है, मिनिमम प्रकाश फोटोसिंथेसिस, पीएस लिख देता हूं यहाँ पे। तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये आपका ग्रीन कलर में होता है, ग्रीन कलर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लाइट क्वालिटी के अंतर्गत जो लाइट प्राप्त होती है प्लांट को, वो पार लाइट प्राप्त होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या विजिबल लाइट या विबग्योर लाइट जो होती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो होगा ब्लू एंड रेड लाइट में होगा, और सबसे कम आपका ग्रीन लाइट में होगा। अब आगे लाइट क्वालिटी की हमने बात करी, तो लाइट ड्यूरेशन की बात कर लेते। देखिए लाइट ड्यूरेशन मैं ऐसे बता देता हूं, आगे आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। लाइट ड्यूरेशन जो होता है वो कंप्लीटली हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण को इतना प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हैं ना, लाइट ड्यूरेशन है वो इतना प्रभावित नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण को। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम फैक्टर लेते हैं लाइट इंटेंसिटी।
तो इंटेंसिटी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको बोल करके बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें दे नहीं रखा, आपके एनसीईआरटी में भी 2-3 लाइनें दे रखी है कि इंटेंसिटी जो होती है इसका एक लीनियर रिलेशन होता है किसके साथ में, जो CO2 और जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके साथ में। जो लाइट प्राप्त होती है ना, जो आपके लीफ है उनको जो लाइट प्राप्त होती है, या फिर जो लाइट इंटेंसिटी होती है, गुणवत्ता जिसे हम कहते हैं, सॉरी तीव्रता, लाइट की जो तीव्रता होती है, प्रकाश तीव्रता जिसे हम कहते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी जो होती है इसका एक लीनियर संबंध होता है इंसिडेंट लाइट और CO2 के बीच में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उसमें हम इसको और देख लेंगे। तो आज कुछ ज्यादा समझाने वाली चीजें ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए हम सीधा एनसीईआरटी पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, वो पूरी की पूरी चीज आपको एनसीईआरटी पे डिपेंड करनी है। तो एनसीईआरटी में बता देता हूँ, आज का जो लेक्चर है वो पूरा आपको पता ही है कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। जो चीज लिखने वाली है मैं आपको लिख करके अलग से बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हो वो फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, थ्योरेटिकल आज का जो लेक्चर उसमें लगभग आपका थ्योरेटिकल मिलने वाला है, ज्यादा मतलब जो दिमाग को खाने वाली चीज कुछ ज्यादा है नहीं। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरनल जो फैक्टर होते हैं इनमें आपके नंबर, साइज, एज, लीफ की पूछ रही है, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट अमाउंट, इंटरनल CO2 सांद्रता, आंतरिक जो CO2 की सांद्रता है वो, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अमाउंट है। ये सभी इंटरनल फैक्टर के रूप में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। प्लांट फैक्टर डिपेंड ऑन द जीनस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये मैंने लिखा ये लाइन आपको कि प्लांट की जो ग्रोथ और जीनस है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं प्रकाश, जो प्लांट फैक्टर होते हैं जीनस पर और ग्रोथ पर। एक्सटर्नल फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एनसीईआरटी में डिटेल से दे रखे हैं। सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 और कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन और वाटर, 4 हैं ये, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 सांद्रता और वाटर। तो पहले हम ब्लैकमैन लॉ में ये आपको पढ़ा चुका हूं, तो एक बार फिर से देख लीजिए। 1905 में ब्लैकमैन ने दिया था ये, इफ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया या प्रोसेस या प्रक्रिया जो एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, यानी कि इसकी जो रेट होती है, यानी बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, तो इस बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट को डिटरमाइन करने का काम वह कारक करता जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट, यह वह फैक्टर है जो सीधा ही क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, यानी कि जो फैक्टर मतलब उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाता है, वो उस जो फैक्टर होता है वो उस बायोकेमिकल जो प्रोसेस है उसकी रेट को प्रभावित करता है, या फिर कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लांट विद ग्रीन लीफ, यानी कि प्लांट है जिसके अंदर ग्रीन लीफ है, ऑप्टिमल लाइट है, यानी कि जो लाइट जिसको जितनी चाहिए थी उतनी लाइट इसको प्राप्त हो रही है, CO2 कंडीशंस, CO2 जितनी चाहिए थी वो प्राप्त हो रही है, मे नॉट फोटोसिंथेसिस इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रीन पत्ती है उसमें जो लाइट की हम बात करें तो लाइट उसको बराबर मिल रही है, CO2 की सांद्रता बराबर मिल रही है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर होता है ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। तो यही इसकी रेट को डिटरमाइन करता है। अगर टेम्परेचर वेरी लो है ना, बहुत ही कम है, तो ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आपकी ये प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट होगा। इफ ऑप्टिमल टेम्परेचर इज गिवन, हम क्या करते हैं उसको जो जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर दे देते हैं, तो इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है जो सबसे कम मात्रा में होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं, उनमें पहला आता है लाइट, लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट ड्यूरेशन। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटीज, यानी कम लाइट इंटेंसिटी की जो इंसिडेंट लाइट है
कम लाइट इंटेंसिटी की हम बात करें, लो लाइट इंटेंसिटी पर इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन की जो रेट होती है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो कैसा होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। देखिए दोबारा समझिए कि लो लाइट इंटेंसिटी कहने का मतलब है कि कम प्रकाश की तीव्रता है, कम प्रकाश की तीव्रता पर इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन की जो रेट होती है, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, रेखीय संबंध होता है। ये चीज बताइए यहाँ पे। एट हायर लाइट इंटेंसिटी यानी कि अत्यधिक प्रकाश की तीव्रता या हायर लाइट इंटेंसिटी पर द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, यानी कि जो रेट होती है वो आगे बढ़ती हुई शो नहीं करती है, यानी कि बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है, बिकॉज अदर फैक्टर बिकमिंग लिमिटिंग, जो अन्य फैक्टर होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करने लग जाते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी और यहाँ पर रेट ऑफ प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब क्या करते हैं, जब इसको लो इंटेंसिटी लाइट दी जाती है तब क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण मान लीजिए और इसकी दर बढ़ती जाती है, यहाँ पर सभी जो फैक्टर हैं वो बराबर मात्रा में मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको लाइट इंटेंसिटी तो मिल रही है, लेकिन जो अन्य फैक्टर जो होते हैं जैसे BC जो भी है, अन्य फैक्टर जो होते हैं वो एक उसकी कमी हो जाती है, वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो इस कारण प्रकाश संश्लेषण की दर है वो उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। तो ये एक लास्ट पॉइंट है जहां पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल लाइट, जो टोटल सनलाइट प्राप्त होती है उसके 10% पर सेचुरेशन लाइट होती है। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन सैड और इन डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो सैड छायादार और डेंस संघन जंगलों के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको छोड़कर ऐसे प्रकृति में बहुत ही कम स्थान देखने को मिलते हैं जहां पर लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करते हो, क्योंकि सभी को लाइट आराम से मिल जाती है। हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स डाउन क्लोरोफिल, यानी अत्यधिक हम लाइट इंसिडेंट लाइट को क्या करते हैं, अत्यधिक कर देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देता, ब्रेक डाउन कर देता। इट डिक्रीज फोटोसिंथेसिस, जिससे फोटोसिंथेसिस में कमी आती है। ठीक है, अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला हो गया। CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 होता है एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। देखिए आगे, CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, यानी कि CO2 की सांद्रता इन द एटमोस्फियर, यानी कि एटमोस्फियर के अंदर CO2 की सांद्रता बहुत ही कम होती है। आप सभी को पता है 0.3 से ये इससे 0.04 तक मिल सकती है। इंक्रीज आप 2, यानी कि इसको इंक्रीज कर देते हैं 0.05% तक। कॉजेज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट, यानी कि इसको अगर हम 0.05% बढ़ा देते हैं तो CO2 फिक्सेशन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड, यानी कि अगर लंबे समय तक ऐसी प्रोसेस रहती है या CO2 लंबे समय तक इतनी मात्रा रहती है, या इसको और बढ़ा दे तो इतनी मात्रा अगर लंबे समय तक रहती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। एट लो लाइट C3 एंड C4 प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2, यानी कि लाइट बहुत ही कम है तो C3 और C4 प्लांट जो होती हैं ये अत्यधिक जो सांद्रता हो CO2 की तो उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो होता है ये लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। CO2 अगर बहुत सारी है और लाइट आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यहाँ पर जो C3 C4 प्लांट होते हैं वो किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। एट हाई लाइट, बहुत ज्यादा लाइट देते हैं हम, हाई लाइट जिसको आवश्यकता होती है उतनी लाइट देते हैं। द सो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे हम अत्यधिक लाइट दे देते हैं, CO2 पहले से ही अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। C4 प्लांट सो सेचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर इनवर्स, ये यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू पर क्या करते हैं C4 प्लांट होते हैं ये सेचुरेशन दर्शाते हैं, संतृप्ति दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। आगे देखिए, C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड सेचुरेशन इज सीन बायोंड ओनली बायोंड 450 माइक्रोलीटर इनवर्स। C3 प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं,
CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ा दी जाए या CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो ये 450 माइक्रोलीटर पर इनवर्स पर क्या करते हैं, सेचुरेशन दर्शाते हैं। C3 प्लांट की हम बात करें तो यहाँ पर हम CO2 की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो 450 माइक्रोलीटर पर ही क्या करते हैं, ये सेचुरेशन दर्शाते हैं। थस इस प्रकार करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट्स। वर्तमान में हम C3 प्लांट के लिए CO2 लेवल देखें तो वो क्या करता है, CO2 का स्तर जो होता है ये एक लिमिटिंग कारक या लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन C3 प्लांट सो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि हम CO2 की सांद्रता को अगर बढ़ा देते हैं, CO2 की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो इस कारण से C3 प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को भी बढ़ा देते हैं और साथ में प्रोडक्टिविटी भी क्या कर देते हैं, बढ़ जाती है इनकी प्रोडक्टिविटी भी। द फैक्ट इज यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स। और ये जो फैक्ट होता है, तथ्य जो होता है, ये फैक्ट जो होता है इसका उपयोग ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए किया जाता है, जैसे कि टोमेटो है, बेल पेपर है, ऐसे जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं उनके लिए उपयोग में लिया जाता है। दे आर ग्रो इन CO2 एनरिच एटमॉस्फेयर। और इन्हें हम जहां पर CO2 की सांद्रता ज्यादा होती है वहां पर इनको ग्रो करते हैं। तो ये आपका CO2 जो कि लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कंप्लीट होता है। टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। यानी कि डार्क रिएक्शन होती है ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है जो टेम्परेचर के द्वारा भी कंट्रोल होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। यानी कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही कम प्रभावित करता है, टेम्परेचर ये बहुत कम प्रभावित करता है लाइट रिएक्शंस को। The C4 plant respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। C4 प्लांट जो होते हैं ये हायर टेम्परेचर पर क्या करते हैं, हायर फोटोसिंथेसिस की रेट को शो करते हैं। अगर C4 प्लांट को हम हायर टेम्परेचर दे दें तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रेट को भी बढ़ाते हुए दिखाते हैं या बढ़ा देते हैं। C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। यानी कि C3 प्लांट के लिए क्या होता है, कम तापमान की ही आवश्यकता होती है। ये पर कह सकते हैं हम C3 प्लांट है वो कम तापमान ही, कम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। यानी कि जो इष्टतम तापमान होता है इन प्लांट्स का, वो इष्टतम तापमान है वो उन प्लांट्स के हैबिटेट पर भी निर्भर करता है। तो तभी तो मैंने बताया, तो C4 प्लांट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जबकि आपके जो C3 प्लांट होते हैं ये जहां पर कम टेम्परेचर होता है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं इनको अत्यधिक टेम्परेचर वाले स्थान पे देखने को मिलते हैं ये। देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। और ये समशीतोष्ण या टेम्परेट क्लाइमेट के लिए क्या हो जाते हैं, बाद में अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर के रूप में हमने बात कर ली जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अब लास्ट हमारा आता है वाटर। वाटर में क्या होता है, देखिए दो कंडीशंस आती है वाटर के अंदर। एक स्टोमेटा यहाँ पे निर्भर करता है, स्टोमेटा पे ज्यादातर डिपेंड करता है। अगर स्टोमेटा है ये आपका खुला या बंद हो जाए, एक मिनट, खुला या बंद हो जाए तो वो आपका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की रेट को प्रभावित करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं कि अगर वाटर स्ट्रेस यानी कि वाटर की वजह से तनाव पैदा होता है, वाटर तनाव उत्पन्न करता है, तो जो आपका स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाने से क्या होता है, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। CO2 की मात्रा या CO2 की हमारे लिए अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, आदान प्रदान कम होता है गैसेज का, इस कारण से फोटोसिंथेसिस की रेट भी कम हो जाती है। अब ये वाटर स्ट्रेस के कारण क्या हो जाए, जो पत्तियां होती है मुरझा जाती है, विल्ट हो जाती है। दो कंडीशंस बनती है, देखिए यहां पर आपको पता होनी चाहिए। जो आपकी लीफ वाटर स्ट्रेस, देखिए समझिए यहां पे वाटर स्ट्रेस, यहां पर आपका स्टोमेटा है, स्टोमेटा, ठीक है। यहां पर भी आपकी जो लीफ होती है, लीफ के बारे में यहां पर आपका स्टोमेटा है। अगर वाटर स्ट्रेस के अंदर आता है तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने से गैस का आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब CO2 की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कमी आएगी। कमी आने से आपका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रेट में भी कमी आएगी। इसी प्रकार से वाटर स्ट्रेस होता है तो लीफ क्या हो जाती है, विल्ट, यानी कि मुरझा जाती है। विल्ट, ठीक है, विल्ट मुरझा जाती है जो लीफ होती है।
और मुरझा जाने से क्या हो जाएगा, आपके स्टोमेटा है वो बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाने से CO2 की सांद्रता में कमी आएगी, और कमी आने से आपका फोटोसिंथेसिस में भी क्या होगा, डिक्रीज होगी, या फोटोसिंथेसिस रेट भी कम होगी। तो ये इस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए आगे, वाटर स्ट्रेस क्लोज द स्टोमेटा, वाटर स्ट्रेस क्या करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है, रिड्यूस द CO2 अवेलेबिलिटी, CO2 अवेलेबिलिटी को कमी करता है या अवेलेबल कम होता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। वाटर स्ट्रेस आल्सो विल्ट लीव्स, यानी कि वाटर स्ट्रेस से क्या हो जाता है, पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। थस रिड्यूस द सरफेस एरिया, इस कारण से जो पत्ती का सरफेस एरिया है उसमें कमी आती है। देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसके साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और सरफेस एरिया में कमी आती है, वो पत्तियां के मुरझा जाने के कारण, और ऑब्वियसली आपकी फोटोसिंथेसिस में भी कमी आ जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेड ऑन, फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर ऑफ प्लांट, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर बोथ ए बी और दोनों ही हो जाएंगे, दोनों की हमने बात की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनमें से कितने फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। देखिए एज ऑफ लीव्स प्रभावित करता है, एक तो ये हो गया। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ये भी करता है आपका, एक ये हो जाएगा। 2 इंटरनल CO2 सांद्रता ये भी करती है। 3 अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ये भी करता है। नंबर ऑफ लीव्स ये भी, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 और 3 4 5, 5 के पांचों ही करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। Blackman's which law comes into effect when several factor affect any biochemical process, यानी कि ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इसको बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। 130 की हम बात करें, ब्लैकमैन ने इन्होंने बताया था, एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम आपको बताना है कि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है, उस बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर एक से अधिक कारक होते हैं, वो इस प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो ये कौन सा लॉ है ये बताना है, विच लॉ, कौन सा लॉ है, तो ये आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में ब्लैकमैन ने दिया था। 131 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन लॉ द रेट ऑफ केमिकल प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच, यानी कि ब्लैकमैन लॉ के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। यहाँ पर ब्लैकमैन लॉ के अनुसार केमिकल प्रोसेस की रेट को कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है। ब्लैकमैन लॉ के अनुसार केमिकल प्रोसेस की जो रेट है, केमिकल प्रोसेस की जो दर है, उसको कौन सा कारक है जो कि डिटरमाइन करेगा। इज नियरेस्ट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इज नियरेस्ट टू मिनिमम वैल्यू, ए बी दोनों। ये तो नहीं होगा, जो सबसे कम मात्रा में होगा वो ही क्या करेगा, इसके रेट को निर्धारित करेगा। The relationship between incident light and CO2 fixation rate at higher light intensity, यानी कि हायर लाइट थोड़ी है, लो लाइट भी होगा शायद। The relationship between incident light and CO2 fixation rate at higher light intensity 132। देखिए अगर ये लाइट कम होती तब तो इनके बीच में एक लीनियर क्या होगा, रिलेशनशिप होता, लेकिन जब इंसिडेंट लाइट यानी कि लाइट इंटेंसिटी क्या है, हाई है, लाइट इंटेंसिटी हाई है, तो उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन की जो रेट होती है ये कांस्टेंट होती है। तो यह आपकी ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है, रेट इज कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी तो क्या होगी, रेट कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। 133 है, एट लोअर लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट इंटेंसिटी कम पर द रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन की रेट क्या हो, कैसी होगी। तो यहां पर देखिए कांस्टेंट तो नहीं होगी, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी भी होगी कांस्टेंट, तो ये तो आपका गलत वैसे ही हो जाएगा। डिक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी ना, 133 की हम बात करें तो डिक्रीज भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी। तो यही हो जाएगा आपका 133 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 134 लाइट सेचुरेशन अकर्स एट खालिस्तान ब्लैंक
ऑफ फुल लाइट, जो टोटल लाइट होती है उसमें लाइट सेचुरेशन किस पर होता है, तो ये आपका जो 10% लाइट होती है ना सनलाइट की, उसके ऊपर सेचुरेशन होता है, संतृप्ति प्राप्ति होती है। 135 वेरी बिग इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी कॉजेज, यानी अत्यधिक मात्रा में लाइट इंटेंसिटी है वो बढ़ती है, तो ये किस कारण से होता है। 135 देखिए, वेरी बिग इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी कॉजेज, यानी अत्यधिक मात्रा में लाइट इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। अत्यधिक मात्रा में इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस में कमी हो जाए। 136 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा है जो कि सही दे रखा है। CO2 इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन नेचर, प्रकृति के अंदर सबसे मुख्य जो लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 होता है। लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इन नेचर, प्रकृति के अंदर लाइट जो होता है ये बहुत ही कम लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, बोथ ऑफ दिस, तो यहाँ पर दोनों ही सही दे रखे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 है विच ऑफ द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, विच ऑफ द रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है जो टेम्परेचर के लिए क्या होती है, एक संवेदनशील होती है, टेम्परेचर के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है। तो यहाँ पर हम बात करें 144 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डार्क रिएक्शन। 145 विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज ए हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम, यानी कि प्लांट्स का कौन सा ग्रुप है जो अत्यधिक टेम्परेचर, इष्टतम टेम्परेचर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर वो ग्रोथ करते हैं, कौन सा होता है, तो वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। C4 प्लांट्स जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं। 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन सा है जो कि सही दे रखा है, तो 146 की हम बात करें तो 146 में कौन सा सही हो जाएगा। 146 में देखिए, 146 में हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल प्लांट टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम हायर देन टेम्परेचर प्लांट्स, टेम्परेट प्लांट, तो यही हो जाएगा आपका कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें अत्यधिक टेम्परेचर होता है, जबकि टेम्परेट प्लांट होते हैं इनमें कम होता है, तो इसकी तुलना में ट्रॉपिकल में ज्यादा टेम्परेचर होता है। 147 वाटर स्ट्रेस कॉजेज, वाटर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, रिड्यूस CO2 अवेलेबिलिटी, CO2 अवेलेबिलिटी में कमी आती है। लीफ वाइल्टिंग मतलब पत्तियां मुरझा जाती है, रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ लीफ, पत्ती का सरफेस एरिया कम होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ इन विच रीजन विल प्लांट नॉट रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। इन द गिवन ग्राफ, एक ग्राफ दे रखा है, विच रीजन कौन सा स्थान है जहां पर प्लांट है वो CO2 की सांद्रता बढ़ने पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो 48 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्थान है जहां पर CO2 की सांद्रता बढ़ती है और CO2 की सांद्रता बढ़ने के साथ प्लांट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक CM साइकिल और आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो सेम आपका C4 साइकिल के जैसा ही होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो जितने भी मासलोद पादप होते हैं जिसमें आपका ग्वारपाठा है, इस प्रकार के जो प्लांट है उनमें देखने को मिलता है, तो जो कि आपके NCERT में नहीं दे रखा है। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी वो रेस्पिरेशन वाला, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से संबंधित रहेगी। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।